देश विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस के ऊपर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 18वें आसियान भारत सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा, इतिहास गवाह है, भारत और आसियान के बीच हजारों साल से जीवन संबंध रहे। ताइवान और चीन के बीच जमीन को लेकर भारी तनाव चालू है। अमेरिका खुले तौर पर हर फैसले में ताइवान के साथ खड़ा होकर दिखा। कर्नाटक के कोडगु जिले के जवाहर नवोदय स्कूल में 32 स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए। क्रूज ड्रग्स केस में मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान की जमानत पर आज फैसला। और अमेरिका के टॉप जनरल मार्क मिले ने चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट की स्पुतनिक जैसा मोमेंट बनाया। तो चलिए बुलेटिन को विस्तार से जानेंगे, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 18वें आसियान भारत सम्मेलन का हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि भारत और आसियान के बीच हजारों सालों के जीवन संबंध रहे हैं। इनकी झलक हमारे साझा मूल्य, परंपराएं, भाषाएं, ग्रंथ, वास्तुकला, संस्कृति, खान पान में दिखते हैं। इसलिए आसियान की यूनिटी और सेंट्रलिटी भारत के लिए सदैव एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता रही है। पीएम ने कहा कि साल 2022 में हमारी पार्टनरशिप के 30 साल पूरे होंगे। भारत की अपनी आजादी के 75 साल पूरा करेगा। मुझे बहुत खुशी है कि इस महत्वपूर्ण पड़ाव को हम आसियान भारत मित्रता वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसके आगे मोदी ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण हम सभी को अनेकों चुनौतियों से जूझना पड़ा, लेकिन ये चुनौतीपूर्ण समय भारत और आसियान मित्रता की कसौटी पर खरा उतरा है और ये बेहद अहम है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन के बुनाई में हो रहे इस समिट में मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। इस सम्मेलन में आसियान देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सरकारों के मुखिया शामिल हुए। इस सम्मेलन में हर साल आयोजित किया जाता है। इसमें आसियान और भारत को टॉप लेवल पर बातचीत का मौका मिलता है। सरकार के मुताबिक आसियान भारत साझेदारी साझा भौगोलिक, ऐतिहासिक और सभ्यता के मजबूत आधारों पर बेस्ड है। तो चीन से भारी तनाव के बीच ताइवान पहुंचे अमेरिकी सैनिक। ताइवान और चीन के बीच जमीन को लेकर भारी तनाव चालू है और अमेरिका खुले तौर पर हर फैसले में ताइवान के साथ खड़ा होता दिख रहा है। इस बीच जो भी बड़ी खबर सामने आई है वो जरूर चीन के लिए बड़ा झटका होगी। देखा जाए तो ताइवान पर दिया गया किसी भी देश का जब भी कोई बयान चीन को बुरा लग जाता है तो वो इस बात को लेकर राष्ट्रपति ताई वांग हामी पर भर जाते हैं। राष्ट्रपति इंगवेन की पुष्टि के अनुसार उसके देश में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी ताइवान के सैनिकों के साथ ट्रेनिंग के लिए ताइवान में अमेरिकी सेनाएं तैनात है। साक्षात्कार में कहा गया है कि स्वशासित द्वीप पर अमेरिकी सैनिकों की उपस्थिति की पुष्टि करता हूं। बता दें कि ताइवान को चीन अपना मानता है और ताइवान और चीन के बीच तनाव हाल के हफ्तों में बीजिंग द्वारा सैन्य और राजनीतिक दबाव बढ़ाने के कारण हुए हैं। उसने द्वीप को बलपूर्वक लेने से इनकार नहीं किया। तसाई ने गुरुवार को प्रसारित साक्षात्कार में बताया कि हमारी रक्षा क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से अमेरिका के साथ हमारे पास व्यापक सहयोग है। कर्नाटक के कोडागु जिले के जवाहर नवोदय स्कूल में 32 स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 10 छात्र तो 22 छात्राएं हैं। संक्रमण की चपेट में आने वाले सभी स्टूडेंट्स 9वीं से 12वीं कक्षा के बीच के हैं। स्कूल कोडागु के मेडिकेरी में है। इसमें 10 स्टूडेंट्स में संक्रमण के लक्षण नजर आ रहे हैं, जबकि 22 में कोरोना के कोई भी लक्षण नहीं है। इनके अलावा स्कूल का एक एम्प्लॉय भी कोरोना इफेक्टेड हुआ है। संक्रमित स्टूडेंटों का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। इतना ही नहीं, तादाद में कोरोना मरीजों के मिलने के बाद स्कूल के सभी 270 स्टूडेंट्स का कोविड-19 टेस्ट किया गया। स्कूल के प्रिंसिपल पंकज शासन ने सूत्रों को बताया कि संक्रमित होने वाले स्टूडेंट्स में से किसी का भी हालत गंभीर नहीं है और सभी धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं। पूरे स्कूल कैंपस को सैनिटाइज कर दिया गया है। वहीं बात करें अगर स्कूल मैनेजमेंट की, तो संक्रमण फैलने के कारण स्कूल का कामकाज प्रभावित हुआ है, लेकिन छात्र और शिक्षकों के बीच बातचीत जारी है। अधिकारी सहित दूसरे अधिकारियों ने स्कूल का निरीक्षण भी कर रखा है। तो क्रूज ड्रग्स केस में मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान की जमानत पर आज फैसला हो सकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट में कुछ देर में सुनवाई शुरू होने वाली है। आज आरोपियों की जमानत का विरोध करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह की तरफ से दलीलें दी जाएंगी। एएसजी अनिल सिंह, वकील श्रीराम शिरसत और एनसीबी की टीम कोर्ट पहुंच चुकी है। बुधवार को कोर्ट ने कहा था कि यदि 1 घंटे में एएसजी दलील पूरी कर लेते हैं तो गुरुवार को इस मामले में फैसला लिया जा सकता है। इससे पहले 2 दिन तक हुई सुनवाई के दौरान आर्यन खान, उनके 2 सरबाज मर्चेंट और मुनमुन दमीजा के वकीलों ने अपना अपना पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा था कि आर्यन खान की कस्टडी का कोई भी कारण नहीं दिया गया। इसके साथ ही आर्यन के पास से ड्रग्स की तस्करी भी नहीं हुई है और ऐसे में उसकी गिरफ्तारी पूरी तरह से बेबुनियाद है। मंगलवार को बहस के दौरान पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया था आर्यन खान संग
यंग बॉय है, इसलिए उसे जेल के बजाय सुधार गृह में भेजना जाना चाहिए। आर्यन को जमानत नहीं मिलती है तो उसकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी जाएगी। 30 से 31 अक्टूबर को कोर्ट की छुट्टी है, उसके बाद 1 नवंबर को दिवाली की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। इस कारण बॉम्बे हाईकोर्ट 12 नवंबर तक बंद रहेगा। 13 और 14 नवंबर को कोर्ट की फिर से शनिवार रविवार की छुट्टी रहेगी। तो इस तरह कोर्ट में अगली सुनवाई जो होगी वो 15 नवंबर की हो पाएगी। अमेरिका के टॉप जनरल मार्क मिले ने चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट की स्पुतनिक जैसा मूवमेंट बताया है। अमेरिका जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन मिले ने कहा कि एक बहुत महत्वपूर्ण तकनीकी घटना है, इस पर हमारा पूरा ध्यान है। मिले ने ब्लूमबर्ग टीवी को इंटरव्यू में पहली बार चीन की परमाणु क्षमता होने वाली मिसाइल के परीक्षण की पुष्टि करते हुए कहा कि इससे बचाव करना बहुत मुश्किल होगा, ये बहुत चिंताजनक है। बता दें, सोवियत संघ ने 1975 में दुनिया के पहले उपग्रह स्पुतनिक को लॉन्च करवाया था। इसके बाद दुनिया के शक्तिशाली देशों के बीच अंतरिक्ष की दौड़ शुरू हो गई थी। दरअसल चीन ने इसी साल अगस्त में परमाणु क्षमता वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया था। यह खबर 16 अक्टूबर को सामने आई थी। एक सूत्र के मुताबिक चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल अपने टारगेट को भेजने में फेल हो गई, लेकिन चीन ने ऐसी कोशिशों से अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को हैरान कर रखा है। अमेरिका ने पहले इस प्रशिक्षण की पुष्टि नहीं की, लेकिन अब मान लिया है। आपको बता दें कि सेना की तरफ से दागा गया लॉन्ग टर्म रॉकेट हाइपरसोनिक वाइट क्लीन का है और हालांकि यह टारगेट से करीब 32 किलोमीटर दूर गिरा है। यह टेस्ट को चीन ने पूरी तरह से गोपनीय रखा हुआ है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी हाजिर होंगे। पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बत्ती पंखा गीजर हो, बत्ती पंखा गीजर हो, एसी हो या हीटर हो, एसी हो या हीटर हो, कभी न चालू छोड़ेंगे, कभी न चालू छोड़ेंगे। नेबर हो या टीचर हो, नेबर हो या टीचर हो, अकल से और मेहनत से, अकल से और मेहनत से, और पूरी हिम्मत से, और पूरी हिम्मत से, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बिजली हम जवानों, बचाएंगे। जहाँ बिजली वेस्ट हो रही है वहीं अपनी बैटलफील्ड है, तो बिजली बचाओ, देश बनाओ। तो चलिए ब्रेक के बाद अब आपको फिर से खबरों से रूबरू कराते हैं, जहां दिल्ली में राहुल गांधी और पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी की मुलाकात खत्म हो गई है। दोनों नेताओं के बीच करीब 2.5 घंटे तक मीटिंग चली। मीटिंग खत्म होने के बाद सीएम चन्नी वहां से बिना कुछ बोले ही रवाना हो गए। माना जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के सियासी दांव से पंजाब में पार्टी की टूट के खतरे से कांग्रेस हाईकमान की चिंता बढ़ रही है और इसी वजह से पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी को बुधवार को दिल्ली बुलाया गया था। कैप्टन के साथ मीटिंग में उन मुद्दों पर भी चर्चा होने के संकेत है जिनकी वजह से कैप्टन अमरिंदर सिंह की सीएम की कुर्सी गई है। इसका बड़ा कारण यह है कि चन्नी सरकार को 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, फिर भी बेअदबी और उससे जुड़े गोलीकांड और ड्रग्स के मुद्दे पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू अपनी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी ने पहले मंगलवार रात को कैप्टन के करीबी विधायकों से मीटिंग की थी। इसमें राणा गुरमीत सोढ़ी, श्याम सुंदर अरोड़ा, बलबीर सिद्धू और साधु सिंह धर्मसोत शामिल हुए। इन तीनों की ही नई सरकार बनने पर मंत्री पद से छुट्टी कर दी गई थी। कांग्रेस को चिंता थी कि कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में वह कांग्रेस छोड़ उनके साथ जा सकते हैं, इसलिए राहुल ने उन्हें भविष्य में पार्टी में अच्छी जगह देने का भरोसा दिया। तो पाकिस्तान में सरकार और प्रतिबंधित संगठन तहरीक ए लब्बैक पाकिस्तान टीएलपी के बीच टकराव बढ़ गया है। फ्रांस के एम्बेसडर को मुल्क से निकालने समेत 4 मांगों को लेकर टीएलपी ने इस्लामाबाद मार्च शुरू कर दिया है। इस दौरान हुई हिंसक झड़प में 4 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। करीब 250 लोग घायल हुए हैं। इमरान सरकार ने 3 शर्तें मान ली हैं, लेकिन वो फ्रांस के राजदूत को देश से निकालने के लिए तैयार नहीं है, जबकि टीएलपी मुख्य मांग यही है। मार्च को रोकने के लिए सरकार ने सड़क पर कंटेनर्स खड़े कर दिए हैं कि बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए हैं। इस बीच इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी ने कहा कि लबैक को अब दूसरे आतंकी संगठनों की तरह ही माना जाएगा और उससे वही बर्ताव किया जाएगा जो आतंकी संगठनों से किया जाता रहा है। टीएलपी की मांग है कि फ्रांस में पैगंबर साहब का अपमान हुआ था, इसलिए पाकिस्तान से फ्रेंच एम्बेसडर को फौरन निकाला जाए। इमरान सरकार ने इस पर संसद में बहस करने का वादा किया था। बिल लाने के पहले टीएलपी प्रमुख को 12 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया। टीएलपी मजहबी और सियासी पार्टी के हैं। इससे पहले चुनाव में उसे 24 लाख वोट मिले थे।
वहीं इधर सियासी मजबूरियों के चलते टीएलपी पर बैन तो लगा दिया गया, लेकिन सरकार और फौज सख्त कदम उठाने से डर रही है। तो इस तरीके से टीएलपी की धमकी लगातार आ रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा में हादसा। जम्मू कश्मीर के डोडा में गुरुवार को बड़ा हादसा हुआ है। थातरी के डोडा जा रही एक मिनी बस खाई में गिर गई। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है, 10 घायल हुए हैं। मौके पर रेस्क्यू चल रहा है। स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना सुरक्षा बलों तक पहुंचाई है। इसके तुरंत बाद सेना के जवान घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। जवान खाई में उतरे और बस में फंसे लोगों को बाहर निकालना शुरू किया। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मैंने डोडा के डीसी विकास शर्मा से बात कही है और घायलों को जीएमसी डोडा शिफ्ट किया जा रहा है। जिस तरह की मदद की जरूरत पड़ेगी उसे मुहैया कराएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में हुए सड़क हादसे पर दुख जताया। पीएम ने ट्वीट करके कहा कि दुख की घड़ी है। हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार के प्रति संवेदना जाहिर करता हूं। दुर्घटना में घायल हुए लोगों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि हादसे में जान गंवाने वाले के परिजनों को पीएमएनआरएफ से 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। तो पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात चल गई है। शाह को गुजरात दौरे पर जाना है। वहां उन्हें 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह की अगुवाई करनी है और इसी वजह से गुरुवार शाम को होने वाली मुलाकात टाल दी गई है। इसके लिए अब अगले किसी भी दिन का वक्त तय किया जा सकता है। शाह से मिलने के लिए कैप्टन बुधवार रात को दिल्ली पहुंच गए थे। अमरिंदर के साथ कृषि क्षेत्र के 25 एक्सपर्ट्स भी शामिल होने थे। शाह के साथ अमरिंदर ने विवादित कृषि सुधार कानून पर चर्चा करनी थी ताकि इसका हल निकाला जा सके। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि उनके पास फिलहाल किसान आंदोलन खत्म करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। वे गृह मंत्री शाह से बात करेंगे। बातचीत के दौरान ही कोई रास्ता निकाला जा सकता है। अमरिंदर ने यह साफ कह दिया था कि कृषि क्षेत्र के एक्सपर्ट का जो भी डेलीगेशन है वह नॉन पॉलिटिकल है। हालांकि अभी उनकी संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं से कोई भी बातचीत नहीं हुई। मोर्चा दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। कैप्टन अमरिंदर ने यह भी खुलासा किया कि केंद्र सरकार आंदोलन कर किसानों के संपर्क में रहेगी। प्रत्यक्ष तौर पर भले ही कम मीटिंग्स हुई हो, लेकिन बैक चैनल से बातचीत जारी है। इसके जरिए कृषि सुधार कानून और किसान आंदोलन का हल निकालने पर चर्चा हो रही है। वहीं स्पाइसवेयर पेगासस का इस्तेमाल कर जासूसी के आरोप में तकनीकी विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा जांच के आदेश देने के बाद राजदूत नाओर गिलोन ने इसे भारत का आंतरिक मसला बताया। उन्होंने कहा कि एनएसओ जिसने पेगासस बनाया वो इजराइल में एक निजी कंपनी है। सॉफ्टवेयर के नेचर की वजह से इन्हें इजराइल से एक्सपोर्ट लाइसेंस लेने की आवश्यकता है। मैं नहीं जानता कि भारत में इस पर क्या हो रहा है, लेकिन भारत का आंतरिक मामला है। और इस साल की शुरुआत में नई दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर विस्फोट पर उन्होंने कहा कि तेल अवीव केस के लिए जिम्मेदार अपराधियों को खोजने के लिए भारतीय अधिकारियों के साथ मिलकर सहयोग कर रहा है। और उन्होंने कहा कि इससे जांच चल रही है, लेकिन एजेंसियां अभी तक अपराधियों की पहचान लगाने में असमर्थ है। जून में एएनआई ने विस्फोट में शामिल संदिग्धों की तस्वीरें, ईमेल आईडी और फोन नंबर जारी किया था। किसी भी जानकारी के लिए प्रत्येक व्यक्ति को 10 लाख रुपए का इनाम की घोषणा भी हुई थी। और आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने नजीर हुसैन, जुल्फिकार अली वजीर, अयाज हुसैन और मुजम्मिल हुसैन को जून में गिरफ्तार किया था। अगस्त में एएनआई ने केस अपने हाथ में ले लिया और मामला फिर से दर्ज कर दिया गया। तो यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से करते बुलेटिन की शुरुआत, जहां महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के बीच शुरू जुबानी जंग जारी है। इस बीच वानखेड़े की पत्नी और एक्ट्रेस क्रांति रेडकर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है। इसमें क्रांति ने मराठी अस्मिता का मुद्दा उठाया है
और कहा है कि शिवसेना के राज में एक महिला की गरिमा से खिलवाड़ हो रहा है, उसके साथ मजाक हो रहा है। आज बाला साहब ठाकरे होते तो निश्चित ही उन्हें मंजूर नहीं होता। क्रांति ने इस मुद्दे पर उद्धव से मिलने के लिए समय भी मांगा है, हालांकि सीएम की ओर से उन्हें अभी समय नहीं मिला है। क्रांति ने सीएम को लिखी चिट्ठी जारी करने के बाद कहा कि हम बस मुख्यमंत्री से मिलकर सारी सच्चाई सामने रखना चाहते हैं। मैंने सीएम के निजी सचिव मिलिंद नावेरकर से बात कर वक्त मांगा है। अब देखते हैं कि सीएम कब का समय निकालते हैं। हम उनको बताएंगे कि कैसे कैबिनेट मंत्री लगातार हमारे परिवार पर हमला कर रहे हैं और हमारी निजी जानकारी पब्लिक डोमेन में साझा कर रहे हैं। समीर वानखेड़े की बहन एडवोकेट यास्मीन वानखेड़े ने नवाब मलिक के खिलाफ मुंबई पुलिस की लिखित में शिकायत दर्ज की है, एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। ओशीवारा पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि यास्मीन वानखेड़े की शिकायत में कहा गया है कि जब से नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के निजी जीवन को लेकर आरोप लगाने शुरू किए हैं, उनके पूरे परिवार को धमकी भरे कॉल आने लगे हैं और अब सब डर के साए में जी रहे हैं। हालांकि अभी तक यास्मीन वानखेड़े की शिकायत के आधार पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दशकों तक एक बड़ी ताकत बनी रहेगी। अपनी गोवा यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने बात कही। प्रशांत किशोर ने कहा, जैसे कांग्रेस पिछले 40 वर्षों तक बीजेपी के केंद्र में थी, उसी तरह बीजेपी भी चाहे हारे चाहे जीते राजनीति के केंद्र में रहेगी और बीजेपी कहीं ना जाने वाली है। एक बार जब आप राष्ट्रीय स्तर पर 30% वोट हासिल कर लेते हैं तो इतनी जल्दी राजनीतिक तस्वीर नहीं हटती है। गोवा के म्यूजियम में आयोजित एक बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा कि इस जाल में कभी मत पड़ना कि लोग नाराज हो रहे हैं और वे मोदी को बाहर कर देंगे। शायद वे मोदी को बाहर कर देंगे, लेकिन बीजेपी कहीं नहीं जाने वाली। आपको अगले कई दशकों तक बीजेपी से लड़ना होगा। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर कहा कि वह शायद इस भ्रम में है कि मोदी की सत्ता में रहने तक बीजेपी मजबूत है। किशोर ने कहा, यही समस्या राहुल गांधी के साथ है। शायद उन्हें लगता है कि यह बस समय की बात है जब लोग उन्हें यानी नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर कर देंगे। तो चीन में बढ़ रहा कोरोना संक्रमण। चीन में बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से कई प्रांतों में पाबंदियां लगा चुकी हैं और कुछ में पाबंदियां और कड़ी हो गई हैं। चीन की उत्तर पूर्वी सीमा के लगे इलाकों में यात्रा पर पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर लोगों को एक जगह पर एकत्रित होने की भी रोक लगा दी गई है। कुछ जगहों पर कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसकी निगरानी के लिए प्रशासन को प्री वॉर मोड में डाल दिया गया। बता दें कि चीन के उत्तर में लगातार कोरोना के मामले बढ़ने से सरकार की चिंता बढ़ने लगी है। चीन में 23 लोकल ट्रांसमिटेड सिम्टोमेटिक मामले बुधवार में सामने आए। अधिकारियों ने जो आंकड़ा उपलब्ध कराया उसके मुताबिक एक दिन पहले से ये 50 से नीचे आ गए थे। 17 अक्टूबर के बाद से देश में कोरोना संक्रमण के 270 मामले सामने आए। चीन के करीब 1 दर्जन प्रांतों में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा सरकार की तरफ से प्रांतीय सरकार और अधिकारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। कोरोना का असर देश के सर्विस सेक्टर पर भी दिखाई दे रहा है। पर्यटन का क्षेत्र और कैटरिंग कंपनियों को आर्थिक प्रगति की रफ्तार इसकी वजह से सुस्त पड़ रही है। तो लगातार देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। गुरुवार यानी 28 अक्टूबर को तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 35 पैसे का इजाफा किया है। बढ़ोतरी के बाद दिल्ली जैसे शहर में पेट्रोल की कीमत अब 108 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर और मुंबई में 114 रुपए 14 पैसे की प्रति लीटर से बिक रहा है। वहीं डीजल की बात करें तो कीमत अब दिल्ली में 96 रुपए 2 पैसे और 105 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर से मुंबई में बिक रहा है। भारत में सबसे महंगा फ्यूल जो है वो राजस्थान के श्रीगंगानगर में बिक रहा है। यहाँ 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 120 रुपए 52 पैसे और डीजल की कीमत 111 रुपए 39 पैसे के दर से बिक रहा है। ईंधन की बढ़ती कीमतों से चिंतित हो चुके हैं लोग। केंद्र सरकार सऊदी अरब और रूस जैसे तेल उत्पादक और निर्यात देशों के कच्चे तेल की कीमतों को लेकर लगातार बातचीत कर रही है। तो चलिए आपको शेयर मार्केट से रूबरू कराते हैं। शेयर मार्केट में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है। मासिक और साप्ताहिक एक्सपायरी भी बाजार की है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स जो है वो आज 900 अंकों में उसकी गिरावट आई है। 60,232 अंक पर कारोबार कर रहा था। इसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज अपना योगदान दे रहा है। इसके साथ ही बैंकिंग शेयर्स में भारी गिरावट है। निफ्टी में कल तकरीबन 263 अंकों की गिरावट आई है। 17,951 तक पहुंच चुका है। और अगर निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज का इंडेक्स की बात करें तो 2% के करीब टूटा है।
जिन शेयर्स पे आज निफ्टी में भारी गिरावट आई है उसमें अडानी पोर्ट्स का शेयर 8% गिरा है और ओएनजीसी का शेयर 4% है। आईटीसी में 4%, कोल इंडिया में 4%, हिंडाल्को में 3% गिरावट हुई है। बेहतर रिजल्ट्स के लिए इंडोसेंड बैंक में 6% की गिरावट है, अल्ट्राटेक में 2% की है। आईआरसीटीसी का शेयर 15% के ऊपर चल रहा है। एक शेयर को 5 शेयर्स में बांटा गया है, इससे इसके शेयर की कीमत कम हो गई है। यह शेयर विभाजन के बाद से 928 रुपए पर कारोबार कर रहा है। इसका मार्केट कैप भी 74,000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है और यह शेयर बंटवारे से 6,300 रुपए तक गिर गया है, पर इसके बाद में भारी गिरावट भी दर्ज देखने को मिली है। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे के न्यूज नेशनल।